मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 7, जिसको एक तरीके से आप बोल सकते हो सोल ऑफ होम्योपैथी। जो पूरी ऑर्गेनन है उसमें एक ही चीज़ समझाई गई है कि हमें किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जो भी गाइडलाइंस दी है मास्टर हैनीमैन सर ने, बट जो एफोरिज्म नंबर 7 है उसको बहुत डीपली समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही हमारा क्या होता है, क्योर पॉसिबल है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो let's explore aphorism number 7, how to uncover the maintaining cause and totality of symptoms like a master। कि हम कैसे बिना उसके मेडिसिन के भी किसी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ डिजीज़ में क्या होता है, सिर्फ एक मेंटेनिंग कॉज होता है जो उस डिजीज़ को मेंटेन कर रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी। सबसे पहले हम एफोरिज्म को रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है। नाउ एज इन ए डिजीज from which no manifests exciting or maintaining causes, causa occasionalis, कहाँ दिया हुआ है, एफोरिज्म नंबर 5 के अंदर, is to be removed, कि हमें सिर्फ उस कॉज को ही रिमूव नहीं करना है। we can perceive nothing but the morbid symptoms, हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ क्या मिलता है, सिम्टम्स मिलते हैं। it must regard being head to the possibility of a miasm, जो हो सकता है, मतलब मस्ट है कि वो किससे रिलेटेड है, मियाज्म से रिलेटेड है। एंड अटेंशन पेड टू द एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेज, कहाँ दिया है, एफोरिज्म नंबर 5 में, कि जब भी कोई फंडामेंटल कॉज होगा हम क्या करते हैं, डिटेल्ड केस टेकिंग लेते हैं। उसमें एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेज क्या है, आपका मोड ऑफ ऑक्यूपेशन है, क्या आपका लाइफ स्टाइल है, क्या आपका एनवायरनमेंट है, डाइट एंड रेजिमेन, बी द सिम्टम्स अलोन बाय विच द डिजीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट। समझते क्या बोला है इन्होंने। And moreover, the totality of these symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is of the affection of the vital force। इन्होंने ये बोला है कि हमारा जो मकसद है अब सिर्फ डिजीज़ में सिर्फ और सिर्फ मेंटेनिंग कॉज या एक्साइटिंग कॉज को रिमूव करना नहीं है, जिसको क्या बोल दिया, कॉजा ऑकेजनलिसिस। ऑकेजनलिसिस मतलब कभी कभी इससे कॉज हो सकता है, बट प्राइमा कॉजा मोरवाई क्या है, हर चीज़ के टर्म को आप जितना पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे उतना बेटर है। वो है आपका प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज, और वो क्या है, मियाज्म, जो क्या है आपका फंडामेंटल कॉज। ठीक है, तो अगर पूछेगा आपसे क्या प्राइमा कॉजा मोरवाई, तो क्या होता है, फंडामेंटल कॉज होता है, मियाज्म होता है। बट अगर कॉजा ऑकेजनलिसिस है तो उसमें क्या है, मेंटेनिंग कॉज आ सकता है, एक्साइटिंग कॉज आ सकता है। ये भी कंफर्म करते चलो कि कॉजा ऑकेजनलिसिस कहाँ है, आपके एफोरिज्म नंबर 5 के अंदर है, और प्राइमा कॉजा मोरवाई कहाँ है, एफोरिज्म नंबर 6 के फुटनोट में है। ठीक है, एक और वर्ड आया एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, वो कहाँ, एफोरिज्म नंबर 5 में दिया हुआ है। तो हमारा इसमें एफोरिज्म में दिया हुआ है मास्टर हैनीमैन सर ने कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ उस कॉज को रिमूव करना नहीं है, बल्कि हमें उसमें पता करना है कि अगर कोई मियाज्मिक डिरेंजमेंट है, अगर वाइटल फोर्स डिरेंज्ड हुआ है, और उसकी जो आउटवर्ड जो रिफ्लेक्शन आई है, और आउटवर्ड रिफ्लेक्शन कैसे आती है, साइंस और सिम्टम्स के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ उस कॉज को रिमूव ना करके टोटलिटी करनी है उस सिम्टम्स की, कि जो भी वो पेशेंट, जो भी वो पर्सन फील कर पा रहा है, जो भी सिम्टम्स वो देख पा रहा है, जो भी उसकी हेल्दी कंडीशन से जो डेविएशन हुआ है इस टाइम, उसकी जो बैलेंस्ड कंडीशन थी जो इस टाइम पर डिस्टर्ब्ड हो गई है, वो सारी उसको किस में रूप में, साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, अब वो साइन और सिम्टम्स क्या बताता है, फिजिशियन को बताता है। तो फिजिशियन को क्या करना होता है, टोटलिटी करनी होती है, ताकि जो टोटलिटी होगी वो क्या शो करेगी कि इस वाइटल फोर्स में क्या डिरेंजमेंट हुई है। ठीक है, और वही क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिमूव करना है, क्या है, क्योर करना है, ना कि सिर्फ डिजीज के कॉज को रिमूव करना। बात क्लियर हुई, क्या समझा, कि सिर्फ कॉजा ऑकेजनलिस को ही रिमूव नहीं करना है, बल्कि टोटलिटी फाउंड करनी है, उसको हटाना है, उन सिम्टम्स को रिमूव करना है। जब ऑल परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे, जब उसकी बॉडी वापस से बैलेंस्ड कंडीशन में चली जाएगी, जब हम उसकी हेल्थ को वापस से रिस्टोर कर देंगे, वही क्या है, होम्योपैथिक क्योर है। ठीक है, आया समझ, आगे बढ़ते हैं।
Must be the principle or the sole means whereby the disease can make known what remedies require. The only thing that can determine the choice of the most appropriate curative agent, and thus, in a word, the totality of the symptoms must be the principle, the sole thing the physician has to take note of in every case of disease and to remove by means of his art in order to cure and transform it into health. वही चीज़ दी हुई, क्या बोला है उन्होंने कि जो सोल है, क्या है, जो बेसिक है, जो फंडामेंट है, क्या है, टोटलिटी निकालो आप और उन सिम्टम्स को क्या करो, रिमूव करो। और ये जो टोटलिटी है ये कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट है वो भी इन्होंने बता दिया कि आपकी रेमेडी को सेलेक्ट करेगी, रेमेडी को इंडिकेट करेगी पहले। अगर ज़्यादा आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो हाई पोटेंसी दे सकते हैं, अगर ग्रेजुअल केस है तो लो पोटेंसी। तो ये क्या करेगी, पोटेंसी को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी फिजिशियन की, रिपीटेशन को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी कि आपको डिजीज़ का क्या रिपीटेशन रखना है। तो इसने ये भी बता दिया कि जो मेडिसिन है उसकी क्या क्यूरेटिव पावर है, क्योंकि मटेरिया मेडिका में मेडिसिन के सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। इधर हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिल गया, तो हम इन दोनों को मैच करके एक बेस्ट सिमिलिमम ढूंढ सकते हैं ना। तो ये फिजिशियन की हेल्प करती है किसमें, रेमेडी को फाइंड करने में, उसको क्योर तक लेके जाने में, उसकी पोटेंसी सेलेक्ट करने में। और जो फिजिशियन है वो अपनी आर्ट के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा क्या करता है, टोटलिटी बनाता है, सिम्टम्स को मैच करता है और फिर रेमेडी प्रिस्क्राइब करता है। और इसी को ही क्या बोला गया है, ओरिजिनल क्योर बोला गया है। ठीक है, ये तो ठीक है, सेम चीज़ आती है कि उसमें जो वर्ड लिखे हुए थे उनको हमने ब्रेक किया था। कॉजा ओकेजनलिस मीन्स ओकेजनल कॉज is the external or exciting cause which triggers the disease in a person who already has an underlying susceptibility, miasm और predisposition। क्या बोला है कि ओकेजनल कॉज कब हो सकता है, जब भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्यूट डिजीज़ कब पॉसिबल है, जब उसमें लेटेंट सोरा हो, कोई इसमें डायथिसिस हो सोरा का। तो इन्होंने यही बताया कि जो कॉजा ओकेजनलिस है उसके लिए ऑलरेडी वो पर्सन क्या है, या तो प्रीडिस्पोज्ड होता है या उसमें कोई फंडामेंटल मियाज्म ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होता है। और प्राइमा कॉजा मोरबाई क्या है, इट इज़ डीप रूटेड कॉज, प्राइमरी कॉजेज ऑफ डिजीज, और जिसको हमने क्या बोलते हैं, मियाज्म। ठीक है, हैनीमैन इन एफोरिज्म नंबर 6 डिफाइन द सिम्टम्स एज द डेविएटेड स्टेट फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल फेल्ट बाय द पेशेंट himself, remarked by those around him and observed by the physician। अब हमने ठीक है ये तो पढ़ लिया कि हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाना है, बट ये सिम्टम्स क्या है ये भी तो हमें समझना पड़ेगा ना कि क्या डेफिनेशन है सिम्टम्स की, सिम्टम्स क्या होता है। अब ये तो है नहीं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा तो आप लिख के आ जाएंगे कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो उसका अगर बॉडी हॉट है तो वो उसका सिम्टम है। नहीं, सिम्टम्स की अपनी एक लैंग्वेज है। सिम्टम्स क्या करते हैं, शो करते हैं कि क्या उसका डिजीज़ है, क्या उसकी रेमेडी हो सकती है। तो सिम्टम्स को भी हमें समझना पड़ेगा। तो मास्टर हैनीमैन ने एफरेज नंबर 6 में क्या डिस्कस किया था, सिम्टम्स की डेफिनेशन उन्होंने बता दी कि जो भी चेंजेज हेल्दी स्टेट से और डिजीज स्टेट में होते हैं, सिक पर्सन में जो होते हैं, वही क्या है, सिम्टम, जिनको पेशेंट क्या कर सकता है, फील कर सकता है, और उसके आसपास वाले लोग क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, लाइक उसकी फैमिली, लाइक फिजिशियन। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। आगे पढ़ेंगे कि सिम्टम्स दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो पेशेंट खुद बता रहा है, ऑब्जेक्टिव जो कोई ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या दिया, डेफिनेशन कि डेविएट स्टेट की हेल्दी स्टेट से जो उसकी डेविएट कंडीशन है, जो उसकी डिजीज जो कंडीशन है, जो सिक पर्सन है उसका, फेल्ड बाय द पेशेंट जो पेशेंट महसूस कर सकता है, हिमसेल्फ, रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम और वो जो लोग उसके आसपास है उन्होंने भी नोटिस किया है, एंड ऑब्जर्व्ड बाय द फिजिशियन। द वर्ड सिम्टम्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड सिम्टोमा, मीन्स एनीथिंग दैट हैपन्स, कि कुछ भी हुआ हो उसे क्या बोला गया है, सिम्टम्स। कि कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं था, जो उसकी हेल्दी स्टेट थी, जो उसका बैलेंस्ड कंडीशन था बॉडी का, उस कंडीशन में वो चीज़ नहीं थी, बट एनीथिंग, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ जो उसको डेविएट कर गई हो, उसी को क्या बोला गया है, सिम्टम बोला गया है, जिसको पेशेंट फील कर सकता है, उसके आसपास वाले लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ तो पहले नहीं थी अब हुई है, नोटिस कर सकता है, फिजिशियन ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है,
Symptoms is symptoms essentially is an abnormal sensation which is experienced by the patient as a whole or in some part of his body. अब हो सकता है कि उसे पेन हुआ हो सकता है कि सिर्फ सर में हुआ हो सकता है उसकी पूरी बॉडी में हुआ, या तो पूरे शरीर में है या सिर्फ एक पार्ट में भी हो सकता है. अब नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल इंसान को अगर वो हेल्थ उसकी सही है, वो हेल्दी कंडीशन में, तो पेन क्यों होगा? तो ये क्या है? अब नॉर्मल सेंसेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है. पेन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, आपको बर्निंग हो सकती है, कुछ भी ड्राइनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सिम्टम इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकनेस. बाहरी जो मैनिफेस्ट होके आई है चीज़ें, जो इंटरनल डिरेंजमेंट हुआ है वाइटल फोर्स का, उसका बाहर जो फॉर्म आ रहा है वो क्या है? सिम्टम्स है. विच इंडिकेट्स डेविएशन ऑफ हेल्थ फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट विच इज फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम एंड ऑब्जर्व्ड बाय द फिजिशियन. According to Master Hahnemann, sir, the symptom is considered as the outward reflection of the internally deranged vital force. कि उन्होंने क्या बोला है कि ठीक है, डिजीज़ कैसे हुई? जो हमारा डायनेमिक जो वाइटल फोर्स था, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, जो रेगुलेट कर रहा था, उसमें क्या हुआ? कोई भी डिरेंजमेंट हुई, डिस्टर्बेंस आई. ठीक है. और उसका जो आउटवर्ड जो मैनिफेस्टेशन, ये क्या थी चीज़ें? इंटरनल. किसी को दिखती थोड़ी है आत्मा, किसी का वाइटल फोर्स किसी को दिखता है कि नहीं मैंने तो देखा था? नहीं, ऐसा नहीं होता. तो ये क्या है? आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन क्या है उसका? सिम्टम्स. आया समझ में? अकॉर्डिंग टू H.A. रॉबर्ट्स. अब डिफरेंट पायोनियर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो एक बार हम समझ लेते हैं. बहुत ईजी लैंग्वेज है. एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे ना, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू H.A. रॉबर्ट्स, सिम्टम्स आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज स्टेट. उन्होंने ये बोल दिया कि अगर कोई पर्सन बीमार है, उसका सिर्फ एक सिम्टम्स ही है जिसके बेस पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो उस कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एलिजाबेथ, सिम्टम्स टू द होम्योपैथ्स आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी एक्सप्रेसिंग इट्स डिसहार्मोनी एंड कॉलिंग फॉर सिमिलर रेमेडी. क्या बोला है कि अगर एक होम्योपैथ है, डॉक्टर एलिजाबेथ ने, जो सिम्टम्स है वो लैंग्वेज है. क्या है? लैंग्वेज. जो क्या इंडिकेट कर रहा है? डिजीज में इंडिकेट कर रहा है, और रेमेडी भी, क्योंकि हमारी रेमेडी क्या है? सिमिलिमम. तो सिम्टम से एक तो हमें क्या पता चलेगा? रेमेडी, और दूसरा डिजीज. Any evidence of disease or change from a state of health, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने कहा है कि कुछ भी ऐसा जो बदलाव आया हो हेल्दी स्टेट से, उसका अगर कोई सबूत है, उसका कोई अगर निशान है, उसका कोई ऐसा प्रूफ है जो हमें देखना है, तो वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स है. वही क्या करते हैं? उसे बॉडी में दिखता है इंसान को, इंटरनली चीज़ें नहीं दिखती है. सिग्निफिकेंस क्या है अब सिम्टम्स का? अब आप सोचेंगे कि सिम्टम्स तो बता दिया, बट सिम्टोमेटोलॉजी क्या है? कितने प्रकार के सिम्टम्स होते हैं? कॉन्कोमिटेंट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉमन, अनकॉमन. तो उसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है. अभी इसमें हमें क्या समझना है? एफरोज नंबर 7 को समझना है. तो सिम्टम्स क्या होता है? बेसिकली सिर्फ उसका इंट्रो दिया है इसके अंदर. सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्टम्स में क्या? इट पिक्चराइज द डिजीज कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल. सिंपल. इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ क्यूरेटिव रेमेडी. इट हेल्प्स टू इंडिकेट द क्यूरेटिबिलिटी ऑफ द डिजीज. क्या करता है? डिजीज को प्रोग्नोसिस में हेल्प करता है हमारे. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू नो द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज. सिम्टम्स हेल्प इन नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. ससेप्टिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेज ए मेजर रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स. सिंपल सी बात है. क्या हुआ? किसी पर्सन की अगर हाइपर सेंसिटिव है वो पर्सन, तो सिम्टम्स उसको बहुत ज़्यादा होंगे. अगर कोई लो है तो सिम्टम्स उसको कम होंगे. ठीक है. अगर कोई पर्सन वीक है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी ऑलरेडी लो है, तो वो क्या है? जल्दी उसका वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होगा, जल्दी वो बीमारी को पकड़ेगा, तो उसमें सिम्टम्स कैसे होंगे? ज़्यादा. और किसी की अगर हाई ससेप्टिबिलिटी है अपनी कंडीशन को लेके, तो वो क्या करेगा? बीमारी उसमें कम होगी, उसमें सिम्टम्स क्या होंगे? कम होंगे. Our primary aim is not to remove symptoms. Homeopathy never is and never has been a symptom cover up. हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. एफरोज नंबर 7 के सेकंड फुटनोट में दी हुई ये चीज़. होम्योपैथी इज कंसर्न्ड विथ ट्रीटिंग इल हेल्थ फ्रॉम द रूट्स एंड नॉट विथ द रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल सिम्टम्स. इट इज़ ए कैजुअल फॉर्म ऑफ थेरेपी. सिम्टम्स reflect the inner nature of disease to the outside so that a homeopathic physician is able to interpret it. क्या बोला है उन्होंने कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स क्या बताता है? डिजीज़ को बताता है. बट ऐसा नहीं है कि किसी को अगर हेडेक हुआ तो हमने सिर्फ उसको उस पर्टिकुलर सिम्टम्स की कोई मेडिसिन दे दी.
ये क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो ये हमें नहीं करना है, वन साइडेड ट्रीटमेंट। सिर्फ एक सिम्टम को देखकर हम दवा नहीं देते। होम्योपैथी का क्या है, टोटलिटी निकालो, रेमेडीज सेलेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फिर वो क्या होगा, क्योर लेके आएगी। सिर्फ सिंगल सिम्टम के बेस पे हम थेरापेटिक रेमेडी नहीं देते। सिम्टम्स ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेज डिजीज हैज रीच्ड, डिजीज किस स्टेज पे पहुंच चुकी है। जैसे काफ़ी एलोपैथ्स होते हैं, कैंसर के टाइम पे बोलते हैं ना, कैंसर स्टेज 1 का है, स्टेज 2 का है, तो वो सिम्टम्स के बेसिस पे, वो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बेसिस पे बता पाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल सिम्टम्स आर precedes by the patient feeling unwell. This enables homeopathic physicians to give treatment on the basis of such early symptoms, whilst allopathic medicine has to wait until a diagnosis can be made and laboratory reports are available. इन्होंने क्या बोला है कि अगर ठीक है किसी पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा वर्स है तो एक होम्योपैथी फिजिशियन क्या करेगा, उस सिम्टम को नोट करेगा कि ठीक है इसको इस सिम्टम से बहुत तकलीफ हो रही है, उस बेसिस पे अगर वो रेमेडी थोड़े टाइम के लिए दे सकता है। बट वहीं पर एक अगर कोई एलोपैथिक जो फिजिशियन होगा, जो डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा, उसको रिपोर्ट्स की नीड होगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिपोर्ट्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, लैब रिपोर्ट्स आएंगी, तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है उस पर्सन के पास उतना टाइम हो या ना हो। मेन हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है। Totality of symptoms comprises sum total of qualitative symptoms which have rare, uncommon, peculiar indication regarding their location, sensation, modality and concomitant factors with miasmatic origin. एक ही डेफिनेशन में सब कुछ बोल दिया इसने। क्या क्या बोला, एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं। क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। ये नहीं कि हमने 50 सिम्टम दे लिए, वाओ हम तो टोटलिटी निकालेंगे। 10 होने चाहिए, बट कैसे होने चाहिए, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कैसे होंगे, अनकॉमन, उस केस के लिए पेक्यूलर, उस पर्सन के लिए पेक्यूलर सिम्टम। अनकॉमन जो हर किसी में नहीं मिलते, हर पर्सन के लिए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन में उसी केस में मिलेगा। इसलिए हमने बोला था कि हर केस को, हर डिजीज़ को एक नया केस की तरह समझना है हमें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि टाइफाइड के 2 पेशेंट हो, बट दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हो और दोनों को रेमेडी भी अलग अलग जाए। तो ये किसके बेस पे होती है, अनकॉमन सिम्टम्स के बेस पे। कॉमन सिम्टम्स दोनों को ये कि फीवर आएगा दोनों को ही, ठीक है, बट अनकॉमन क्या है वो डिसाइड करेगा रेमेडी क्या होगी, ठीक है। 2 वर्ड समझ में आया, क्वालिटेटिव होना चाहिए क्या हमारा, टोटलिटी। सेकंड कैसी होनी चाहिए, अनकॉमन सिम्टम्स उसमें होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट सिम्टम होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट सिम्टम हो। कंप्लीट सिम्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोइंग हुसैन, जो भी होम्योपैथी के पायोनियर थे, उन्होंने बोला है कि जिसमें लोकेशन, सेंसेशन और मोडालिटी कॉन्कोमिटेंट। लोकेशन जैसे कि बोला हेडिक हो रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, यहीं पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक हेडिक हुआ किसी पर्सन को, वो आया हमारे पास, लोकेशन क्या है, कहाँ दर्द हो रहा है हेड में, किस जगह हो रहा है, टेम्पल में हो रहा है, वर्टेक्स में है, ऑक्सीपिटल है। सेंसेशन कैसा दर्द हो रहा है, थ्रॉबिंग है, पल्सेटिंग है, बर्स्टिंग है, किस टाइप की सेंसेशन है। मोडालिटी सनलाइट से बढ़ता है, कोल्ड वॉशिंग से आराम मिलता है, जो भी एग्रावेशन और एम्लोरेशन दोनों नोट करना है। कॉन्कोमिटेंट हेडिक तो है, हेडिक के साथ में क्या है, हो सकता है कि उसे लोअर लिम्ब में पेन हो सकता है कि उसे चेस्ट में पेन हो सकता है कि उसे कहीं इरप्शन हो रहे हो, तो ये क्या है, कॉन्कोमिटेंट। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना चाहिए कि टोटलिटी में क्या क्या हमें कंसिडर करना है। सम टोटल ऑफ क्वालिटेटिव सिम्टम्स, इंडिकेशन रिगार्डिंग देयर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट विथ मियाजमेटिक ओरिजिन। क्या इंपॉर्टेंस है, द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज फॉर्म्ड फर्स्ट बाय द टोटलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल सिम्टम्स। हर सिम्टम को लेना है, ए सिंगल सिम्टम इज मोर देन ए सिंगल फैक्ट। एक जो सिम्टम होता है वो एक फैक्ट से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता उस फैक्ट में क्या है, हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट जो पेशेंट फील कर पा रहा है वो हमें बता रहा है उस सिम्टम्स की लैंग्वेज को, तो हमें हर सिम्टम को नोट करना है।
इट्स ओरिजिन, इट्स लोकेशन, प्रोग्रेस, डायरेक्शन एंड इट्स कंडीशन, और हमें सब कुछ लिखना है उस चीज़ के लिए, ठीक है। The totality of symptoms means all the uncommon symptoms of the case which are capable of being logically combined into a harmonious and consistent whole, having from coherency and individually technically the totality is more than the mere numerical totality of the symptoms। कि हमें सिर्फ नंबरिंग के बेस पे नहीं करना है, 40-50 सिम्टम हमने ले लिया, उसके बजाय अगर हमारे पास 5 भी अगर अनकॉमन सिम्टम है जो उस केस को इंडिविजुअलाइज्ड करते हैं, उस केस को कंप्लीट कर देते हैं, तो वही हमारे लिए क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। Hahnemann aphorism number 7 calls the totality this image reflecting outwardly the internal essence of the disease of the suffering life force। क्या कहा उन्होंने कि एफोरिज्म नंबर 7 में हैनीमैन सर ने कह दिया कि टोटलिटी ही है जो क्या बता रही है, इंटरनल वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट को आउटवर्डली शो कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है। Totality is the portrait of the patient which consists of combination of characteristics which makes a patient unique। इंडिविजुअलाइजेशन में भी हेल्प करता है। क्या क्या इसका सिग्निफिकेंट है, मियाज्मेटिक आइडिया। इफ द डिजीज इज एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल इन ओरिजिन, देन वी कैन थिंक ऑफ सोरिक, साइकोटिक और सिफिलिटिक मियाज्म रेस्पेक्टिवली इन देयर बैकग्राउंड। सोच सकते हैं कि सिम्टम्स लिया, ईचिंग है, फर्स्ट जो दिमाग जाएगा कहाँ जाएगा, सोरा। साइकोटिक कोई भी ग्रोथ हुई हो, सिफिलिटिक जिसमें क्या है, सप्रेस्ड, कोई भी सिक्रेशन जो होते हैं अपने, वो क्या होता है, सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं साइकोटिक के अंदर। तो मियाज्मेटिक बैकग्राउंड का हमें क्या मिलता है, आइडिया मिलता है किससे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से। रेमेडी विद डोज एंड पोटेंसी, रेमेडी सेलेक्ट करने में, डोज सेलेक्ट करने में, पोटेंसी सेलेक्ट करने में। पैथोलॉजी ऑफ डिजीज indirectly guides the physician to select dose and potency. In acute inflammatory conditions, aconite, Naples, belladonna are indicated in suitable potency। क्या बोला है कि अगर किसी पर्सन को एक्यूट कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन हुई है तो उसमें हम एकोनाइट और बेलोडोना दे सकते हैं अगर अच्छी पोटेंसी अगर हम सेलेक्ट करते हैं। बट इन मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस रेमेडीज लाइक सल्फर, साइलेशन एंड फॉस्फोरस आर नॉट टू बी गिवन। कि हमें कब क्या देना है, कब क्या नहीं देना, दोनों चीज़ें क्या बताता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें बता देता है कि किस टाइम पे क्या रेमेडी इंडिकेटेड और उसकी क्या पोटेंसी होनी चाहिए। टू डिटेक्ट मेंटेनिंग कॉज डिजीज टोटलिटी हेल्प्स द फिजिशियन टू असर्टेन वेदर एनी मेंटेनिंग कॉज इज स्टिल प्रेजेंट और नॉट। क्या बताता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में कि इस पर्सन के अंदर कोई मेंटेनिंग कॉज तो नहीं है जो इस डिजीज को क्या कर रहा हो, मेंटेन कर रहा हो, ठीक है। तो वो इसको भी इजीली वे में रिमूव कर सकता है अगर है तो। प्रोग्नोसिस, पेशेंट्स टोटलिटी हेल्प द फिजिशियन टू डिटरमाइन द प्रोग्नोसिस ऑफ द केस। कि ये केस कहाँ तक रिकवर हुआ है उसका प्रोग्नोसिस भी हम कर सकते हैं, किसके बेस पे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपसे, व्हाट इज सिम्टम, सिम्टम क्या होता है, एंड हाउ इट इज कंपोज फ्रॉम द होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या क्या आपको लिखना है, सब इसके अंदर आंसर है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्टम्स लिखना है, व्हाट इज द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, डिस्क्राइब इट विथ सिग्निफिकेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पार्ट से आ सकते हैं। लास्ट एक चीज़ लिखी हुई है, एक अच्छी सी है, हैनीमैन सेज द ensemble of totality of disease available signs and symptoms represent in its full extent, पूरे शरीर में the disease itself, डिजीज को अपने आप वो बता रहा है, जो टोटलिटी है उसने अपने आप डिजीज को एक्सप्रेस कर दिया। they constitute the true and only form of which the mind is capable of conceiving। the expression has a twofold meaning, it represent the disease and it also represent the remedy as language represent thoughts। क्या हुआ, तो डॉक्टर एलिजाबेथ ने जो कहा था कि सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होता है, लैंग्वेज है होम्योपैथी में, और लैंग्वेज क्या बता रहा है, डिजीज को बता रहा है और रेमेडी को भी इंडिकेट कर रहा है। तो वही चीज़ मास्टर हैनीमैन सर ने किसके लिए कहा है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के लिए। और डिफरेंट पायनियर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं एक ही चीज़ को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को लेकर मास्टर हैनीमैन सर ने कहा कि क्या है, इसमें 2 फोल्ड्स ऑफ मीनिंग, कि जो सिम्टम्स है उसने अपने अंदर 2 चीज़ें छुपा के रखी हुई है। फर्स्ट कि ये क्या है, डिजीज़ की लैंग्वेज है एंड रेमेडी की भी लैंग्वेज, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। गाइस जुड़े रहिए, मीठी गोली डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अंडरस्टैंडिंग सिम्टोमेटोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर इसके साथ में आएगा।
जुड़े रहिए हमारे साथ में। इस चैनल को शेयर कीजिए अपने BHMS के सारे दोस्तों के साथ में ऑर्गेनाइन के सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो कमेंट डाउन कीजिए PDF, या फिर हमारा जो इंस्टा हैंडल है उस पर भी आप DM कर सकते हैं, homeo_mode। थैंक यू गाइस।